बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। सम्मानित साथी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस संख्या में यहाँ पर आए, इस तादाद में यहाँ पर आए। शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत इमोशनल इशू है और इसलिए जब ये बच्ची बोल रही थी तो तब मैं भावुक हो गया था इस बात को लेके, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए कोई आम विषय नहीं है कि किसी मुद्दे पे जाके कुछ लोगों को बोल के वोट हासिल कर लिया। शिक्षा अरविंद केजरीवाल जी का सपना है और शायद हम सबका भी सपना है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इन चीजों के साथ जुड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि जब तक एक भी बच्चा जब तक अच्छी शिक्षा ना पा पाए देश के अंदर, यानी कोई एक बच्चा भी अगर छूट जाए तो देश विकसित देश नहीं बन सकता। कुछ मर्जी करते रहिए, आप अपनी तरफ से कुछ मर्जी कहते रहिए। तो अगर आप मेरी बात सुनने को तैयार हो, 5-10 मिनट की बात करूंगा, अगर आप बात सुनने के लिए तैयार हो, शिक्षा पर हम मंथन करने के लिए तैयार हैं, एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा, मुट्ठी बंद कीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि देश की भावना के साथ ही सब जिंदा है यहाँ पर, देश की भावना के लिए ही सब कुछ करते हैं। मुट्ठी बंद कीजिएगा सारे साथी। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। शुरुआत सबसे पहले अच्छी खबर के साथ करता हूं। दिल्ली के बच्चों के लिए है, यहाँ के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक आप अछूते हो इन सब चीजों से। दिल्ली में हमारे सरकारी स्कूल के 1141 बच्चे, संख्या ध्यान रखिएगा, 1141 बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनका सरकारी स्कूल में 11वीं 12वीं पास करके सीधे IIT में दाखिला हो गया। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य के सरकारी स्कूलों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई भी, सारे स्टेट जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि 1000 से ज्यादा बच्चे सीधे सरकारी स्कूल से पढ़ के उनका IIT में दाखिला हो गया। दिल्ली का कोई भी आदमी आप लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं देता। दिल्ली का कोई भी आदमी आप लोगों से ज्यादा काबिल हो, ऐसा भी नहीं। दिल्ली का कोई व्यक्ति आप लोगों से ज्यादा संसाधनों का हकदार हो, ऐसा भी नहीं है। कोई चीज अलग नहीं है। हिंदुस्तान के सारे लोग एक समान, एक जैसे हैं। फर्क किस बात का है कि दिल्ली के लोगों ने पहले निर्णय किया कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और हम आज तक निर्णय नहीं कर पाए कि हमें किन मुद्दों पे वोट करना है। तो कोई आता है बोलता है कि मैं आपकी जाति का हूं, वोट दे दो। कोई आता है बोलता है मैं फला पार्टी का हूं, वोट दे दो। कोई मजहब के नाम पे आपसे वोट मांग लेता है, कोई किसी और मुद्दे पे आपसे वोट मांग लेता है, कोई लड़ाई के नाम पे भी वोट मांग लेता है कि हम गांव में चुनाव हो रहा हो, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक किसी के थपकी मार देगा कि ये मेरे साथ है और वो दूसरे के लड़ाई के चक्कर में वोट एक इधर दे देगा और दूसरा उधर दे देगा। हम कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देते। ये सबसे बड़ी खामी रही जिसका नतीजा भुगत रहे हैं हम लोग हरियाणा के अंदर। सारे साथी यहाँ पे भी बोला, पहले भी बोलते रहे हैं, मैं हर मंच से ये सुनता हूँ। भाई पीछे जो भी साथी हो, जिसके पास इस मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो, बेशक माइक पे आगे कर लो, अगर नहीं है तो शांति से सुनो। सारे के सारे साथी, मैं हमेशा ये सुनता आया हूं हर मंच पे कि शिक्षा पे राजनीति मत करो, शिक्षा पे राजनीति मत करो, स्कूलों पे राजनीति मत करो। अरे तो किस बात पे करें राजनीति? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा पे ही राजनीति करेंगे, छाती ठोक के करेंगे जिसको जो करना है। जिस चीज से हमारे बच्चों का भविष्य बनता है, अगर हम उस चीज पे राजनीति नहीं करेंगे तो फिर किस बात पे राजनीति करेंगे? जात पात पे राजनीति करेंगे क्या हमेशा, और बच्चे ऐसे ही रुलते रहेंगे हमारे? क्या हम धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे हमेशा, बच्चे ऐसे ही रुलते रहेंगे हमारे? क्या हम शराब लेके वोट देने की राजनीति करते रहेंगे, बच्चे ऐसे रुलते रहे हमारे? क्या हम अपनी पर्चियां चलाने की, मैं कोई पर्ची ले आता हूं किसी मंत्री के यहाँ तो काम हो जाता है मेरा, क्या हम यही राजनीति करते रहेंगे और बच्चे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे हमारे? मुझे नहीं पता कि मेरे ये भाई, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, ये क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप, ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। सारे दिन कुड़ते हो, सारे दिन काम करते हो, तो भी मैं गारंटी दे सकता हूं, एक माँ ये सपना लेके सोती है कि मेरा बच्चा जो है वो इसके बाप से ज्यादा नाम कमाए, उससे ऊपर कुछ कर पाए। ये नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना राजनीति करने का तरीका नहीं बदलोगे। और आधी आबादी अगर ये शुरू कर देगी, अगर महिलाएं ये शुरू कर देंगी, तो ये मेरे भाई और बुजुर्ग भी सारे के सारे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये भी स्कूलों के नाम पे, ये भी शिक्षा के नाम पे राजनीति करने लगेंगे और ये भी कहेंगे कि उसको वोट देंगे जो स्कूल अच्छे बना सकता है।
आज आपने सोचा ये सारे के सारे जो राजनेता है, इससे पहले कभी हरियाणा के इतिहास में अगर आप में से किसी ने भी सुना हो तो मुझे बता दो कि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में 509 स्कूल बंद हुए थे। अब बीजेपी की सरकार में 190 स्कूल बंद हो गए। इससे पहले कोई क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया किसी ने? सरकारी स्कूल बंद हो गए। इन नेताओं के बाप के पैसे से बने थे क्या ये सरकारी स्कूल? ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बने थे। किसी को ये गलत फहमी तो नहीं कि वो टैक्स नहीं देता? किसी एक आदमी को कोई गलत फहमी तो नहीं कि वो टैक्स नहीं देता? यहाँ पे आपने जो कपड़े पहन रखे हैं टैक्स देके खरीदे हैं, जो चश्मा पहन रखा है टैक्स देके खरीदा है, मोबाइल जो हाथ में टैक्स देके खरीदा है, पेन किसी की जेब में हो टैक्स देके खरीदा है, घड़ी हाथ पे बांध रखी हो टैक्स देके खरीदा है। अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर आप रोटी भी खा रहे हो तो एक रोटी खाते हो 1 रुपया टैक्स दे रहे हो उसके ऊपर। हर चीज पे टैक्स लेते हैं और उसी टैक्स के पैसे से ये स्कूल बनते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे यहाँ पे कि पॉलिसी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, पॉलिसी के अंदर अलग अलग गांव में अगर स्कूल है तो बंद नहीं कर सकते, पॉलिसी में 3 किलोमीटर लिखा है। अरे पॉलिसी भगवान ने लिखी है क्या? अगर इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है तो वो रद्दी का टुकड़ा है, कागज है, फाड़ के फेंक दो ऐसी पॉलिसी को, खत्म है ये पॉलिसी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। अमूमन राजनीतिक दल ये कहते हैं कि अगर कोई रैली के अंदर खड़ा हो जाए, हाथ उठाए, शोर कर दे, तो लोग बोलते हैं डिस्टर्ब कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को बोलते हुए। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई बुरा माना भाई? ये बहुत वहां पे चढ़ के ये चिल्लाए, नीचे से लगा कि जैसे विरोध कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं ये? तो सब लोगों ने जो वहां बैठे थे उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे स्कूल है, उसको बंद करने का ज्ञापन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इधर आके दे दो। स्टेज पे वो ज्ञापन पहुंचा, हालांकि हम बुलवा नहीं पाए क्योंकि अरविंद जी बोल रहे थे प्रोटोकॉल भी होता है और तमाम सिक्योरिटी रीजन भी थे, दो मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। लेकिन वो कागज का टुकड़ा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो ज्ञापन जो हमारे तक पहुंचा था वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचा और उस पर निर्णय होके वापस मुझ तक भी पहुंचा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 3 सप्ताह के अंदर, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, बोले 3 सप्ताह के अंदर इस पे सरकार का फैसला हो जाना चाहिए। और 3 सप्ताह अगर उन्होंने दिए तो उसमें से हम सरकार को सिर्फ 1 सप्ताह देते हैं, सिर्फ 1 सप्ताह देते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था, मैं खुल के कहता हूं और मुझे कोई शर्म कोई झिझक नहीं इस बात पे, हम स्कूलों पे और शिक्षा पे राजनीति करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, कोई शर्म नहीं इस बात की। हमने शुरू में कहा जब इन्होंने 105 स्कूल बंद किए तो हमने ये कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। अगर किसी की 4 दीवारी से एक ईंट भी हटा के दिखा दे सरकार तो हम मान जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में दम नहीं है। और आज यहां से कह के जा रहा हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर ये स्कूल नहीं खुला, यहां टीचर्स नहीं आए तो ईंट से ईंट बजा देंगे खट्टर सरकार की, चाहे कहीं तक हमें जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। ये सारे के सारे नेता क्यों आते हैं आपके धरनों पे, क्यों माथा टेक रहे हैं? अगर आप शिक्षा पे राजनीति नहीं करते तो ये कभी नहीं आते आपके दरवाजे पे। ये पहले नहीं आए कभी? पहले किसी ने सुना है कि कांग्रेस का कोई नेता किसी स्कूल के बंद होने के धरने पे गया हो? कैसे जाते? 509 तो खुद बंद किए थे। पहले कभी आपने सुना है कि कोई बीजेपी का नेता किसी ऐसे धरने पे गया हो? नहीं जाते, क्योंकि खुद तो बंद करते हैं। जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि संस्कृत का टीचर दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा, जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि एसएस का टीचर हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ा लेगा, और जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि फिजिक्स का टीचर मैथ भी पढ़ा लेगा, तो मुझे लगता है कि उसके राज में आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगर मुख्यमंत्री को ही कुछ नहीं पता शिक्षा के बारे में तो वो आपके बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच कैसे सकता है? आप खुद सोच के देखिए। इनके तो परिवार ही नहीं है, कई वक्ताओं ने पहले भी कहा। इनमें से ज्यादातर नेताओं के उनके हाथ में बागडोर है जिनके परिवार नहीं है। वो समझ नहीं सकते कि बच्चों के लिए सपना क्या होता है माँ बाप का। हम लोग किस तरीके से एक एक पाई जोड़ जोड़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा पढ़ जाए। जो मुसीबतें हमने जीवन में झेली वो हमारा बच्चा नहीं झेले। और कोई इन पार्टियों में से चाहे कोई कुछ दावा करता रहे, एक का विरोध करने के लिए दूसरे को वोट मत दे देना जीवन में। मैं बता रहा हूं आपको, इनमें से किसी पार्टी के अंदर ये काबिलियत नहीं कि वो आपके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बना सके। किसी पार्टी के नेताओं में ये काबिलियत नहीं है। कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, कोई अपने दोस्तों के लिए काम करता है। ये सारे के सारे 10 लाख करोड़ रुपए का अपने दोस्तों का लोन माफ कर दिया मोदी जी ने। कितना? 10 लाख करोड़। हम लोग बोलते हैं ना तो बोलते हैं 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, ये सारा मिला दो
10 लाख करोड़ रुपए का अपने बिजनेसमैन दोस्तों का लोन माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ पता है कितना होता है? मैं बताता हूं कितना होता है। जीरो भी नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, बहुत लोग बोल रहे हैं इधर से, लेकिन उसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूं। 10 लाख करोड़ का 10 लाख स्कूल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कितने? 10 लाख स्कूल। और 10 लाख करोड़ रुपए में सारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं, सारे के सारे स्कूल। इतना पैसा इन्होंने अपने चंद बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर दिया। मोदी जी क्या बोले जब हमने शिक्षा पे राजनीति शुरू की? जब इनको लगा कि अब पार नहीं बसाएगी, अब स्कूलों की बात करनी पड़ेगी, तो ये अमित शाह भी गुजरात के स्कूलों का उद्घाटन करने गए और मोदी जी बोले कि हम देश के 14,000 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वागत किया उनकी इस बात का कि 14,000 स्कूल अच्छे बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह भी पूछा कि पूरे देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर आज हम 14,000 स्कूलों को अच्छा बनाएंगे तो 10 लाख स्कूलों को अच्छा बनाने में 100 साल से भी ज्यादा लगेंगे। मोदी जी को तो यहां होना नहीं, बच्चे हमारे रुलेंगे, हमारी अगली जनरेशन रुलेंगी। तो एक साथ 10 लाख स्कूलों को अच्छा क्यों नहीं बना सकते? ये हमारा राजनीतिक मुद्दा है और इसमें कोई शर्म नहीं, हम खुल के बोलते हैं मुद्दों के बारे में। कुछ पॉइंट्स आए यहाँ पे, कुछ बातें आई, कुछ कागज भी लाया हूं, दिखाऊंगा आप लोगों को। आपके सामने एक पोल पट्टी भी खोलूंगा बहुत बड़ी, जो आपसे छुपा के रखते हैं ये नेता। आज मैं ले आया अपने साथ, मैंने कहा चल रहे हैं तो वहां इन लोगों को पता होना चाहिए कि नेता काम किसके लिए कर रहे हैं। आज वो खुलासा भी करेंगे यहाँ पे। लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चे कम हो गए हैं। सरकार क्या कहती है कि बच्चे कम हो गए हैं स्कूल में, इसलिए हम लोग स्कूल बंद करने को मजबूर हैं। मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, 2-3 सवाल पूछूंगा। गांव की आबादी कम हो गई क्या? गांव के बच्चे आप लोगों ने विदेश में एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिए? बच्चे पैदा होने तो नहीं बंद हो गए गांव में? तो बच्चे कम कैसे हो गए ये कौन बताएगा? गांव के अंदर बच्चे कम नहीं हुए, गांव में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसी सुविधा ही नहीं दी स्कूल में कि बच्चे पढ़ने जा सके। अगर ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बन जाएं तो क्या नतीजा हो सकता है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं, 4 लाख बच्चे। और आप लोग हमेशा क्या करते आए? राजनीति की बात भी सुनो कि आप हमेशा हमेशा इन नेताओं के बच्चों के लिए वोट करते आए हो। आज तक आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया, आज तक आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया। हमेशा कि फलाने नेता का बेटा आ गया, अब तो इसको देना पड़ेगा, फलाने नेता का बेटा, ये तो फिर नेताजी का बेटा है, इसको वोट दो। अपने बच्चों के बारे में भी सोच लो। बाकी कुछ राजनीति करो, किसी मुद्दे पे आप कहीं जाओ, कुछ भी जाओ, किसी की रैली में जाओ, कहीं पर भी किसी की मीटिंग में जाओ, किसी के फंक्शन में जाओ, किसी नेता को माला पहनाओ, लेकिन कम से कम जब वोट देते हो तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। तब तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। इन्होंने कहा कि एक टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मैंने उस पर अपनी बात रखी भी। इन्होंने कहा कि एक टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। एक खट्टर साहब कई कई स्टेट चला सकते हैं क्या? कई स्टेट के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? एक मोदी जी कई देशों के प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जब वो अपना एक व्यक्ति कई काम नहीं कर सकता, तो इसी तरह से अगर बीएड कोई ऐसी आती हो जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होती हो, तो मेरी जानकारी में तो है नहीं जी, हमने भी बहुत जानकारी, हमें भी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है जिस कोर्स में, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठी बीएड करा देते हो। एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। और अगर इनकी ये नीति लागू हो जाए जो ये कहते हैं कि एक टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, इसका मतलब ये खुली छूट देना चाहते हैं कि स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं उनके ऊपर एक टीचर छोड़ दो, हाँके जाएगा सबको। जानवर समझते हैं हमारे बच्चों को, जानवर, कि एक पाली छोड़ दो सबको हाँकता रहेगा। इस तरीके की भावना इन लोगों की। ये गरीब आदमी को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई गरीब आके कल को छाती ठोक के इनके सामने खड़ा हो जाए कि मुझे अपना हक मालूम है, मैं पढ़ लिख गया। इनकी दुश्मनी गरीबों से है, अमीरों से नहीं है। अब आपके यहाँ पे जो नेता हैं उनकी बात सुन लो, उनके बच्चे कहां पढ़े किसी को पता है क्या? भव्य बिश्नोई कहां पढ़े किसी को पता है? कौन से स्कूल में पढ़े किसी को पता है? कौन से कॉलेज में पढ़े किसी को पता है? नहीं पता ना? फिर तैयार हो जाओगे कि नेताजी का बेटा है। अपने बच्चों की सोच लेना, मैं इसलिए बोलता हूं। और आज ये कागज लेके आया हूं यहाँ पे,
आज ये कागज लेके आया हूं यहाँ पे, अगर किसी को ये लगता हो, जो ये कह रहा है 26 बरस का वनवास टूटा है, अगर किसी को ये लगता है कि वनवास टूटने की वजह से इन्होंने पार्टी चेंज की है, तो अपनी आंखें खोल लेना, इसकी कॉपी यहीं छोड़ जाऊंगा, पढ़ लेना, इसको देख लेना। ये क्या है? ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर किस बात का है? 200 करोड़ रुपए का आईटी का हेरफेर किया, इनकम टैक्स का हेरफेर किया है कुलदीप बिश्नोई ने, 200 करोड़ रुपए का। ये कोर्ट का ऑर्डर है। और कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है? बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, नेताजी के बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, कोर्ट में टक्कर मारते रहे। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन पार्टी में थे। बीजेपी वाले तो टाइट करके रखते हैं ओपोजिशन वालों को, और जिसने चोरी करी हो वो डरता है। हम नहीं डरते इन बीजेपी वालों से, कर लो जो करना है तुमको। और ये 200 करोड़ रुपए का जब केस गया कोर्ट में, इन्होंने कहा कि जी बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। इन्होंने कहा बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। कोर्ट ने कहा दोनों माँ बाप अपना पासपोर्ट जमा कर दो, तो दे देते हैं। दोनों माँ बाप का पासपोर्ट जमा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद इनका बेटा विदेश गया। लुकआउट नोटिस इशू हो गया। लुकआउट नोटिस पता आपको? बहुत साथियों को नहीं पता होगा। जो अपनी सीबीआई ईडी एजेंसीज है ना, ये जितनी भी, ये क्या करती हैं, ये अगर कोई भगोड़ा हो जाए कि देखते ही पकड़ लेना, उसके लिए लुकआउट नोटिस इशू कर देते हैं कि जहां दिख जाए पकड़ लेना। लुकआउट नोटिस इशू हो गया। अगर एयरपोर्ट पे उतरते बिना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए, तो इनका बेटा भी जेल में होता। इस दबाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और सुन लो, अगर इस किसी को सबूत चाहिए इस बात का, तो जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई। जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई कि जी अब रियायत दे दो, अब रियायत दे दो, पासपोर्ट दे दो, और हम तो यहीं पे हैं, कहीं नहीं भाग रहे, हम यहीं पे हैं। जून के महीने में कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रद्द कर दी कि भाई पासपोर्ट देने का फायदा ही नहीं, तुम्हारा तो लुकआउट नोटिस इशू हो रखा है पहले ही, देखते ही पकड़ लेंगे तुमको, तो इस कोर्ट के अगर पासपोर्ट दे भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इनकी अपील जो थी वो रिजेक्ट होगी। और जून के महीने में अगर अपील रिजेक्ट हुई, इन्होंने पार्टी कब बदली? सोच लो, अपने आप समय देख लेना, मुझे तारीख बताने की जरूरत नहीं है। जून के महीने में जैसे ही इनकी एप्लीकेशन रद्द हुई सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत में, ये जाके अमित शाह के पैरों में गिर गए थे तुरंत कि जी अब आप ही के भरोसे, आप ही भगवान मान लिया आप ही को हमने। इसका मतलब ये अपने बच्चों के लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपके बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, इसके लिए नहीं गए ये लोग। और इसलिए जो डरता हो, जिसकी रीढ़ कमजोर हो, जिसको लगता है कि एक केस हो जाएगा तो ये हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। 36 करोड़ रुपए इसके कुर्क रखे हैं एजेंसी ने, 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे, और बता रहे हैं कि जब आए थे एमएलए बने तो लाखों में बताते थे अपने, और 200 करोड़ का केस चल रहा है। कोई मतलब विकास की तो कोई कमी नहीं, विकास ही विकास हो रहा है, पर सारा इनके घर में हो रहा है, बाकी किसी के नहीं हो रहा। बाकी सारे बर्बाद हो रहे हैं, सारा विकास इनके घर में हो रहा है। लेकिन आप ये सोच के देखना फर्क कि आपके बच्चों के लिए कौन सोचेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई एजेंसी से डर जाए, सरकारें तो एजेंसियां इस्तेमाल करती है, अगर किसी ने चोरी कर रखी है तो वो डरेगा ही। लेकिन अगर कोई डर जाए और सरकार की तरफ जाके घुटने टेक दे इन एजेंसियों से डर करके, क्या वो आपके बच्चों के लिए लड़ पाएगा? क्या वो आपके बच्चों के लिए संघर्ष कर पाएगा किसी तरह? सरकार के सामने खड़ा हो सकता है क्या वो आदमी? कभी भी सरकार के सामने वो आदमी खड़ा हो सकता है क्या कभी भी? ये सारी एजेंसी भेजते हैं हम लोगों के खिलाफ, आप रोज सुनते होंगे टीवी पे, आज फलानी एजेंसी भेज दी, कल ये भेज दी, वो भेज दी, ये भेज दी। ये अलग बात है कि इनकी सारी एजेंसी इस्तेमाल करने के बाद भी आज तक ये 100 रुपए का नोट नहीं ढूंढ पाए जो हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की काली कमाई हो। 100 रुपए का नोट नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हम डरते नहीं इनकी एजेंसियों से। खुली छुट्टी है, ये स्कूल खुलवा के मानेंगे। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं खट्टर साहब, अगर जिस कैमरे में आपको सुनना उस कैमरे में सुन लो। खुली चुनौती देके जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे खट्टर सरकार की अगर 1 हफ्ते के अंदर स्कूल नहीं खुला। और आप लोगों को संघर्ष कब तक करना है? इससे शिक्षा अच्छी नहीं हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। ये स्कूल खुलेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचेगा, संवरेगा नहीं। इससे शिक्षा अच्छी नहीं होगी, इससे शिक्षा अच्छी नहीं होगी। मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि 2 साल तक आपको कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये जो जमीन गांव की है, ये जो मेहनत आप लोगों की है, इसको बचा के रखना है सिर्फ 2 साल तक।
2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। ये सारे स्कूल आज देख लो, इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा नहीं बनाए तो नाम बदल देना हमारा। और आज यहाँ एक बाबूजी कह रहे थे कि एक बार तो जरूर देखेंगे आजमा के, उसके बाद नहीं देखेंगे। बाबूजी एक बार के बाद आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि हम कभी वोट मांगने नहीं जाते किसी के पास। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर काम किया हो तो वोट दे देना, वरना बिल्कुल मत देना। हम आते भी नहीं दूसरी बार मांगने। और बताओ, तो एक मौका अपने बच्चों के लिए आपको लेना पड़ेगा और इस संघर्ष को यहां से आगे खींच के ले जाना पड़ेगा। घुटने मत टेकना, किसी भी कीमत पे घुटने मत टेकना। आपके बच्चों के साथ हम खड़े हैं और जब तक जिंदा है तब तक खड़े हैं। चाहे ये कितनी एजेंसी लगा ले, कुछ भी लगा ले, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बिहाफ पे मैं वचन देके जा रहा हूं आप लोगों को कि हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। ये जितने नेता आए यहाँ पे धरने पे, स्वागत करना, उनको मालाएं पहनाना, उनको बिठाना और उनसे पूछना कि हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ आज धरने पे आए हो और हम आपका स्वागत करते हैं। क्या इन स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए आप काम नहीं कर सकते थे? 55 साल हो गए हरियाणा को बने हुए और 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। 55 साल हो गए, पूरी जनरेशन निकल गई, दो बहुत अच्छा समय था और सबकी सरकारें रही हैं। अगर उनको स्कूल अच्छा करना होता तो स्कूल अच्छा कर चुके होते। आपके बच्चों की पढ़ाई इनकी प्राथमिकता नहीं है। ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। मैं आपके सामने चिंतन करने के लिए सारी बातें छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग सोचना कि अगली बार जो भी काम करना है, जो भी संघर्ष करना, और ये मीडिया के साथी भी जितने भी हैं, मेरे पास भी ये रिपोर्ट आई थी भाई, ये मीडिया के साथी जितने भी हैं, कुछ ने बता दिया हमको। कुलदीप बिश्नोई का सबके पास फोन गया, सारों के पास पिछले एक हफ्ते के अंदर। बोले भाई ऐसा क्या दे रखा है इस पार्टी ने, क्यों दिखा रहे हो इतना इनको? ऐसा क्या दे रखा है इस पार्टी ने, आदमपुर में क्यों दिखा रहे हो इनको? आदमपुर में तो मैं ही नेता हूं। तो सारों ने कहा हमसे, एक हाजी भाई साहब बताओ अब क्या करें। मैंने कहा मैं फिर जा रहा हूं आदमपुर, इस बार और ज्यादा दिखाना, देखते हैं कुलदीप बिश्नोई के कितनी देर पेट में दर्द रहता है। और ये सारे साथी आज भी आए, मैं आपको नमन करता हूं कि अगर मीडिया में ये हिम्मत हो जाए, अगर सोशल मीडिया के साथियों में ये हिम्मत हो जाए कि हम खड़े हैं सच के साथ, हम सच को सच कहेंगे, तो इन नेताओं की कोई औकात नहीं है कि ये गुमराह कर सके पब्लिक को। इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है कि ये आप लोगों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दे। तो अपने लिए सोचना शुरू करो दोस्तों, अपने लिए बुजुर्गों सोचना शुरू करो, माताओं बहनों आप लोग अपने लिए सोचना शुरू करो, इन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना शुरू करो। ऐसा ना हो कि 15-20 साल बाद ये बच्चे बड़े भी होंगे, ये बच्चे बड़े भी होंगे और आपकी आंखों में आंखें डाल के ये पूछेंगे भी कि जब हिंदुस्तान में स्कूल की बात हो रही थी, जब हिंदुस्तान में हमारा भविष्य बनाने की बात हो रही थी, जब दिल्ली के बच्चों के लिए उनके माँ बाप लड़े थे और इतने अच्छे स्कूल बनवा लिए थे, तब आपको शर्म नहीं आई कि आप क्या कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए? ये पूछेंगे आपसे, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। तो अगर अपने बच्चों से और अपने पोते पोतियों से अगर आपको ऐसा अपमान नहीं चाहिए भविष्य के अंदर, तो आज उनके लिए सोचना शुरू कर दो। कल जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, यही बच्चे संभालेंगे आपको, इनको संभालने लायक बनाओ कम से कम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। इस क्रांति की मशाल को जलाए रखना और 1 सप्ताह के अंदर आपका ये स्कूल खुलेगा भी, यहाँ टीचर भी आएंगे।